आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेजों के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके के क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन रीजनिंग में भी बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। आपको एनालॉजी में दे दिया साइटोलॉजी, दे देगा सेल, आपको दे देगा कार्डियोलॉजी और आपसे पूछ लेगा यहां पे क्या रहेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि कार्डियोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी क्या है, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब हो गया ये है तो बायोलॉजी के ब्रांच, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन जीएस में भी बन रहे हैं और रीजनिंग के एनालॉजी सेक्शन में भी बन रहे हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। चलो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। जैसे साइटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ सेल, कार्डियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हार्ट। पहले हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सिंपल ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ नोन एज बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम लाइफ का अध्ययन करते हैं, चाहे वो प्लांट्स लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, चाहे वो प्लांट लाइफ हो, चाहे वो एनिमल्स लाइफ हो, किसी का हो लाइफ, उसका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं। बायोलॉजी को मेन 2 ब्रांचों में डिवाइड किया गया। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी। जूलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स का अध्ययन बॉटनी के अंतर्गत करते हैं। बात करें अगर बायोलॉजी के फादर की तो एरिस्टोटल को हम बायोलॉजी का फादर मानते हैं। एरिस्टोटल को ही हम जूलॉजी का भी फादर मानते हैं। अगर बात करें बॉटनी की तो थियोफ्रेस्टस को हम बॉटनी का फादर मानते हैं। थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आपको याद रखना है, ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट। ये थियोफ्रेस्टस ने बुक लिखी है। ये थियोफ्रेस्टस कौन है? इन्हें हम बॉटनी के फादर के रूप में जानते हैं। तो एक बार फिर से समझा देता हूं, बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी के अंतर्गत हम लाइफ का अध्ययन करते हैं। यानी बायोलॉजी क्या है? अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। अब वो लाइफ चाहे प्लांट्स का हो या एनिमल हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत ही करेंगे। बायोलॉजी को मेन 2 ब्रांचों में डिवाइड किया गया। पहला जूलॉजी, जिसके अंतर्गत हम सारे एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। दूसरा बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत हम सारे प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। बात करें अगर बायोलॉजी के फादर की तो एरिस्टोटल यानी अरस्तु, उनको हम बायोलॉजी का फादर मानते हैं। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस को मानते हैं। थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी ऑन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है। तो आओ इसके बाद और भी जो सारे ब्रांच है बायोलॉजी के जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा अगला ब्रांच है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। इसके अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, सेल मतलब कोशिका, यानी कि सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। सेल क्या है आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है जी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि जीवन की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं जी? सेल को कहते हैं। यानी पूरी लाइफ का जो निर्माण होता है वो सेल के द्वारा ही होता है। आपको पता होना चाहिए बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है।
टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहने का मतलब है सेल क्या है जी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जी? सेल कहलाती है। और सेल के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है जी? साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। बात आ गई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन हम एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर है डिसेक्ट करके बॉडी के अंदर का अध्ययन हम, उसके इंटरनल पार्ट का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करेंगे जी? एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे। हमारा नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है जी? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। टिश्यू मतलब होता है ऊतक। ऊतकों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं जी? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, आपको जैसे मैंने अभी बताया बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं जी? टिश्यू बनते हैं। वही टिश्यू की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है जी? हिस्टोलॉजी। आपको पता होना चाहिए, स्टार बना के लिख लीजिए। ब्लड क्या है जी? ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है जी? कनेक्टिव टिश्यू। मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा जब आपको ब्लड पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप जानिए ब्लड क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो स्टार बना लीजिए इस पे। ठीक है, हमारा अगला ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या होता है जी? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, या हम इसको ऐसा भी कहते हैं स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत हम हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं। मतलब पेरेंट्स की बॉडी से प्रोजेनी में कैसे गुण, कैसे लक्षण ट्रांसफर हो रहे, इन सब का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। जेनेटिक्स के बारे में एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जॉन मेंडल ने किया था। किया था किन्होंने? जॉन मेंडल ने। इसीलिए हम ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। क्या मानते जी? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने सबसे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था, मटर के पौधे पे। आपसे भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस प्लांट पे किया था जी? तो पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। उन्होंने 3 लॉ दिए थे, किसके? इनहेरिटेंस के। वो कौन कौन से लॉ थे? पहला था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ था उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा लॉ था उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ था उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ उन्होंने दिया था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉ क्या हैं इसके बारे में मैं जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब डिटेल बताऊंगा। फिलहाल के इतना समझो कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट अपना पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जेनेटिक्स में क्या होता है जी? हम इनहेरिटेंस या हेरिडिटी और वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं। बात आ गई समझ में? अच्छा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है जी कि ये बताओ यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? तो हमें पता होना चाहिए जीन। जो जीन्स हमारा वो क्या है? यूनिट ऑफ
हेरिडिटी, यानी यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है? जीन्स है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीन्स का फंक्शन क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जी फंक्शन ऑफ जीन, फंक्शन ऑफ जीन बता दो जी, जीन का फंक्शन क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। जीन का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया बच्चा, यानी प्रोजनी। तो भाई जीन का फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट की बॉडी से ऑफस्प्रिंग की बॉडी में, यानी कि प्रोजनी की बॉडी में कैरेक्टर को ट्रांसफर करना ही जीन का काम है। जीन क्या है जी? ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। तो बात आ गई समझ में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्या है, तो पता होना चाहिए जीन। आपसे ये भी पूछ सकता है इसका फंक्शन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू बॉडी टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये हमें बात आ गई समझ में। जेनेटिक्स स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस या स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। ठीक है, अगला ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है जी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जी? जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के रूप में रखते हैं। यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका हो गया वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। इसे बहुत सारे लोग फंगी पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना फंगी नहीं फंजाई होता है। एल्गी, ठीक है, तो इन सभी का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है जी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है जी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम क्या मानते हैं जी? माइक्रोबायोलॉजी के फादर। ठीक है, अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी उन्हें माना जाता है किसे जी? लुई पाश्चर को। किन्हें जी? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर को हम क्या कहते हैं जी? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। माइक्रोबायोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को हम क्या कहते हैं जी? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कोई पूछता है तो हम क्या कहेंगे जी? लुई पाश्चर। ठीक है, वायरस के अध्ययन की एक स्पेशल ब्रांच है साइंस की, उसे बोलते हैं वायरोलॉजी। इसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ वायरस का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ वायरस। उस ब्रांच का क्या नाम है जी? वायरोलॉजी। आपको पता होना चाहिए जी वायरस, आपको यह भी पता होना चाहिए, स्टार बना के लिखिए, वायरस को हम क्या बोलते हैं जी? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं जी? लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी क्या है, तो हम वायरस को ही लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वायरस के अंदर कुछ कैरेक्टर्स लिविंग वाले हैं और कुछ कैरेक्टर्स नॉन लिविंग वाले हैं, इसलिए हम वायरस को क्या करते हैं जी? लिंक मानते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। क्या अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी कि लिविंग वाले कैरेक्टर्स क्या हैं, नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर्स क्या हैं? जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं सिर्फ ब्रांच पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। चलो अगला ब्रांच है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट करके मुझे बताइए कि वायरस के अंदर कौन से लिविंग वाले कैरेक्टर हैं और कौन से नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। अगला ब्रांच है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है जी? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया।
स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन हम करते हैं जी बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अगला ब्रांच है हमारा माइकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के लिखिए, कई बार पूछा जाता है। माइकोलॉजी मतलब हो गया आपका स्टडी ऑफ फंजाई। बहुत सारे लोग इसे फंगी पढ़ते हैं, तो फंगी भंगी नहीं पढ़ना, इसको फंजाई पढ़ना है। ठीक है जी, FUNGI माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, फंजाई जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम, आपको याद आ जाएगा ना फंजाई। ठीक है, अगला हमारा ब्रांच है, उसको भी स्टार बना के लिखिए, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। इसमें कंफ्यूजन होता है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी, तो भूलना नहीं चाहिए, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, वायरस के अंदर कौन से लिविंग वाले कैरेक्टर हैं, कौन से नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर हैं, कमेंट करके मुझे बताइए। हमारा अगला ब्रांच है वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में क्या होता है जी, हार्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो हार्ट होता है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बना होता है, जिससे हम मायोकार्डियम बोलते हैं। क्या आपको यह पता है? अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। हमारा अगला ब्रांच है ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी में क्या होता है जी, स्टडी ऑफ आई। आंख के अध्ययन करने की शाखा को हम क्या बोलते हैं जी, ऑफ्थेल्मोलॉजी। आपको यह भी पता होना चाहिए जो आई का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अगर हम आईज की पावर को मेगापिक्सल में लें तो क्या आपको पता है कितने मेगापिक्सल का होता है? 576 मेगापिक्सल। ठीक है, 576 मेगापिक्सल का हमारे आंख का पावर होता है, याद रखना भाई। ठीक है, कितना ज्यादा है, समझ गए? तो ये हमें पता हो गया जी, ऑफ्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आई, कार्डियोलॉजी मतलब हो गया स्टडी ऑफ हार्ट। राइट, हार्ट के स्पेशलिस्ट को कार्डियोलॉजिस्ट, आंख के स्पेशलिस्ट को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो जो हमारा अगला ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी मतलब क्या होता है जी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म। जीवाश्म के अध्ययन करने की जो शाखा है उसे हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, जीवाश्म का मतलब हो गया जो आज के लाखों साल पहले जो दब गए, पत्थर पे, चट्टानों पे कहीं दब गए, और आज उनके जो जीवाश्म निकलते हैं उसके अध्ययन करने की जो शाखा को हम क्या बोलते हैं जी, पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, दूसरा अगला ब्रांच हमारा है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड यानी कि रक्त के अध्ययन की शाखा को हम क्या बोलते हैं जी, हेमेटोलॉजी। हमने आगे बताया आपको ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है आपको पता है? बोन मैरो में होता है, ह्यूमन की बॉडी में बोन मैरो में होता है। ठीक है, हमारा अगला ब्रांच है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है जी स्टडी ऑफ बर्ड। ठीक है जी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के अध्ययन की शाखा को हम क्या बोलते हैं जी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि उस बर्ड का नाम बताइए जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लाइंग कर सकती है। जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लाइंग कर सकती है, उस बर्ड का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।